नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। रिटायर पोस्ट मास्टर के घर भीषण डाका, छत के रास्ते घुसे अपराधी, पति पत्नी को कमरे में बंद कर जमकर की लूटपाट, दहशत में परिवार। एक दर्जन ताला काटकर आभूषण दुकान में चोरी, 10 लाख के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। और एक युवक पर होती रही लात, घूसे और लाठी डंडे की बौछार, तमाशबीन बने रहे लोग। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना इलाके के मीरापुर गांव में शुक्रवार की रात रिटायर पोस्ट मास्टर दिवाकर झा के घर में बेखौफ अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। लगभग आधा दर्जन की संख्या में छत के रास्ते से आए अपराधियों ने पोस्ट मास्टर दिवाकर झा और उनकी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया और घर के दूसरे कमरे में रखे ज्वेलरी, कीमती बर्तन और कैश समेत 8 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। मौके पर पहुंची सकरा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड के माध्यम से अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। बाहर से लॉक कर दिया। लॉक के बाद जब केवाड़ी खोले तो खुली नहीं था। यहाँ ये अथी है, बाहर से गमछा से डोरी से बांध दिया। इसी तरह हम और खोलना चाहे नहीं खुला तो कैंची से काटे, गमछा को खींचे तब केवाड़ी खुला, तब बाहर निकलते हैं तो पुलिस को सूचना वगैरह दी गई थी। 3 बजे वोट से पुलिस कब आई? अभी आई है। अभी जी, लगभग कितना का संपत्ति आंका जा रहा है आपको? संपत्ति का अंदाजा 100 ग्राम सोना था, 300 ग्राम लगभग चांदी, एक मिनट आप और 15-16 किलो फूल और पीतल का बर्तन और 24। बेटा हम दोनों आदमी सोए हुए थे रूम में, बाहर से बंद कर दिया। वो खुलवे नहीं करता था। 3 बजे भोर में उठे तब हम खुलवे नहीं, तो कैंची से काटे हैं, लॉक से कर दिया, तब कैंची से खोले हैं तब। फिर क्या हुआ है यहाँ? सब फिर खुले उठे तो देखे सब रूम खुला है, तब तक गायब हो गया। होटल कई लोगों से थे, इतना कोई अंदाज वगैरह नहीं, अंदाजा 3 बजे भोर में हमको लोग नींद नहीं टूटा। क्या नाम हुआ आपको? भिटारी कौन गांव का मामला है? मीरापुर। और प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई थी आपको? पता सूचना मिली तो देखते हैं कि गोदरेज टूटी हुई है और वो कटा हुआ सा है। गोदरेज से सब सामान निकाल के पता चला जो कैसी 4 गोदरेज में बक्सा में ऊपर छत पर देखे का वो चढ़ा है, छत पर उसका पंजा का निशाना भी लिया। पुलिस की तरफ क्या कार्रवाई की गई है आपके? पुलिस का आया था, लेके चला गया। अच्छा, और फिर क्या संपत्ति आंका गया है? संपत्ति वही 100 ग्राम के लगभग, 100 ग्राम सोना है, 300 ग्राम के लगभग चांदी का था, और 15-16 किलो के बीच में वो क्या कहते हैं, फूल और पीतल का बर्तन जो मैटर से मिलता है ना, वो सब 24,000 रुपया लॉकर में था। जी, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार झा। कहाँ का घर है? कहाँ के घर घटना में? घटी है कि हम लोग यहाँ नहीं थे, शहर में थे। जब हम लोग को 3 बजे कॉल किया है, पापा लोग किए तो बताए कि घर में चोरी हो गया। चोरी हो गया, ये लोग को बांधक बना दिया था, बाहर से गेट लॉक कर दिया, ठीक है, रस्सी से बांध दिया, तौलिया से बांध दिया था। इसके बाद क्या हुआ, ये लोग काट के उसको निकले हैं बाहर तो देखिए कि सारा गेट खुला हुआ है। हम लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं सकरा थाना को, एक बार भी वो रिसीव नहीं किया है। फिर आगे पदाधिकारियों को किसी को सूचना दिया आपने क्या? हाँ, सबको दिया, कोई नहीं सुना। जब यहाँ आए हैं तो 6 बजे यहाँ से फिर सूचना मिली है, तब सब लोग पहुँचे। जी, कहाँ का मामला है ये?
ये मीरापुर का है। कौन सा थाना है? सकरा ये मीरापुर में एक घर है पत्रकार का, उसमें उनके माँ बाप बूढ़े बूढ़े घर पर ही रहते हैं। एक कमरा में सोए हुए थे, नीचे बाहर का दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरा से कुछ सामान आभूषण और बर्तन चोरी कर। कितने की चोरी सब? ये तो लिख के दिए हैं कि 100 ग्राम सोना और 12-14 किलो बर्तन। बोचहा न्यू मार्केट चुनचुन विंदेश्वर कॉम्प्लेक्स स्थित आभूषण दुकान किरण ज्वेलर्स का शटर उखाड़ चोरों ने 10 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करते हुए हार्ड डिस्क भी लेते गए। बगल में एक दुकान में लगे कैमरे के फुटेज को खंगालकर पुलिस अपराधियों की सुराग लगाने में जुट गई है। हैरानी वाली बात है कि रात 1:30 बजे से सुबह के 4:15 बजे तक सभी अपराधी दुकान के अंदर घटना को अंजाम देने में लगे रहे और बाहर किसी को भनक नहीं लगी। लगभग 1 दर्जन ताला काटकर चोर दुकान में प्रवेश किए और सेफ से लेकर दुकान का एक एक कोना को छान मारा। सुबह 6 बजे किन के द्वारा? कृष्णमोहन जी के द्वारा। कृष्णमोहन जी कौन है? कृष्णा स्वीट हाउस। कृष्णा स्वीट हाउस इसी मार्केट में है। हाँ। तो आपको ये जो घटना हुआ इसके बारे में मतलब किसी पर शक या कोई चीज़ ऐसा है क्या? अभी तो फिलहाल नहीं है किसी पर शक। कोई शक नहीं है। अच्छा, आपके पास कोई सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड? वो सब ले गया। कौन ले गया? चोर ले गया सब। मतलब पूरा कट कर दिए हुए हैं। चलिए, और कहीं बगल में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है तो खराब है। बगल में से आया है दूसरे कृष्णा स्वीट हाउस से एक और, उसमें से फुटेज आया है। फोटोज आया है। तो उसमें टाइम क्या है? 1:32 में 2 आदमी पीछे की तरफ से आया। अच्छा जी, घर से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़ चोरों ने 25,000 कैश समेत 4 लाख रुपए कीमत के स्मार्टफोन पर हाथ साफ कर दिया। यह दुकान मोतीझील रामा बाजार के समीप है। दुकानदार अतहर अकील ने बताया कि सुबह पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब दुकान पहुंचे तो दुकान के अंदर से 22 पीस स्मार्टफोन गायब था। फिलहाल थाने में मामला दर्ज होते ही नगर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। कल दुकान बढ़ा करके जब हम लोग घर गए, डेली के तरह घर पहुंचे, उसके बाद कल होकर के जब दुकान खोलने का समय आया तो दुकान खोलने समय लगभग 10:15 बज रहा था। दुकान पे पहुंचे तो देखा कि शटर में ताला ही नहीं था। शटर में ताला नहीं था। आस पड़ोस में पूछा गया तो उन लोगों को भी जो है नहीं पता, वो ध्यान नहीं दिए कि नहीं ताला नहीं है इसमें। उसके बाद शटर उठा करके देखा गया तो अंदर सारा जो है मोबाइल का डब्बा जो है, कुछ डब्बा बिखरा पड़ा था, उसमें से सारा स्मार्टफोन जो है गायब था और कुछ डब्बा जो है चोर ले करके चला गया। कितना स्मार्टफोन चोरी? और 20 से 22 पीस संभवतः है, 20 से 22 पीस। थाना के बगल में? थाना के 100 मीटर के दूरी पर जो है मेरी दुकान है, मोबाइल ट्रेडर्स, नियर रामा बाजार, मेन रोड। तब ऐसी घटना जी। पुलिस गश्ती कुछ समझ में नहीं आया, अब तो घटना होना था। कितना क्षति? अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास। 4 लाख जी। काउंटर में कुछ कैश 20 से 25 हज़ार रुपया था। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़के की जबरदस्त पिटाई की जा रही है। बताया गया है कि वीडियो चांदनी चौक के राहुल नगर रोड नंबर 2 की है, जहां कुछ लड़के एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। लात घूसा और लाठी डंडे चलाता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। इस दौरान कुछ महिलाएं युवक को बचाने की गुहार लगाती रही। युवक को पीटने का कारण तो नहीं मालूम हो सका, लेकिन जिस तरह से उसकी पिटाई की गई और लोग तमाशाबीन बने रहे, यह शर्मसार करने वाली है। इस वीडियो की सच्चाई को डे न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय में छात्र जदयू के सदस्यों ने पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र जनता दल यूनाइटेड के छात्रों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया कि इस विश्वविद्यालय में रिजल्ट मनमाने तरीके से जारी किया जाता है। अवैध रूप से राशि लेकर उसके बल पर रिजल्ट जारी किया जाता है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं छात्रों ने कहा कि पैट 2021 का नोटिफिकेशन 2-3 दिनों के अंदर जारी करे। विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी का रिजल्ट अविलंब जारी करे।
सभी पेंडिंग परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो इसके विरोध में आगे और तेज आंदोलन करेगा। छात्र जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के दिए गए ज्ञापन को लेकर प्रॉक्टर ने बताया कि 1 हफ्ते में रिजल्ट में सुधार कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कोई भी रिजल्ट सही नहीं आता। कोरोना काल में बच्चे न क्लास किए न पढ़ाई किए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को फेल करा दिया गया। सेकेंड सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट आया है बहुत ही घटिया आया है। तो छात्र जनता दल ये डिमांड कर रहा है कि रिजल्ट को 100% सुधार किया जाए और लगभग छात्रों को पास कराया जाए और ज़रूरत पड़े तो कॉपी पुनः चेक कराया जाए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिले हैं क्या आप लोग? एग्जामिनेशन कंट्रोलर अभी छुट्टी पे हैं। प्रॉक्टर महोदय क्या कुछ बात किए हैं। प्रॉक्टर महोदय बोले हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक करेंगे और इस पर जल्द से जल्द हम लोग फैसला लेंगे। कोई भारी गड़बड़ी नहीं है, कुछ त्रुटियां हुई हैं। बच्चों को 45% पे मार्क्स पे पास करना चाहिए था। कुछ लड़कों का रिजल्ट 31 पे आके रोक दिया गया है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए था। 0.5% और 1% के या 1 नंबर के कारण अगर कोई लड़का वंचित रह जाता है तो मैं समझता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका रिड्रेसल हो जाए। कुलपति जी से बात हो रही है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर आ जाते हैं, एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक करके जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 नंबर से जो लड़के फेल कर रहे हैं उसको कम से कम 1 साल तक के लिए नहीं रोका जाए, उनका रिजल्ट बाधित नहीं हो। उसके कारण उनको जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है उसे बाहर निकलने के लिए जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद सर आर्थिक दबाव भी पड़ेगा? आर्थिक कोई दबाव नहीं होता पड़ता है, चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी में बाहर के जिले के छात्र भी आते हैं। 2 बार 3 बार दौड़ने के बाद किसी न किसी दलाल के माध्यम से उन्हें लूटा जाता है। अब दलाल तो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, दलाल तो हर जगह क्रिएट हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये दलाल व्यवस्था बंद हो। इसमें सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हर आदमी अगर अपना काम विधिवत ढंग से करवाने की कोशिश करे तो दलाल जो ग्रुप है ना वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जो गड़बड़ी हुई है उस पर क्या कुछ किया जाएगा? ये गड़बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो 35 या 33% पास मार्क्स वाली बात होती है वो दिमाग में रही होगी, जबकि 70 पर मिनिमम उसका 45% होना चाहिए था। ये गलतफहमी के कारण भी ऐसा हुआ है। रीचेक किया जाएगा फिर से सबको? रीचेक होगा, रिटोटलिंग होगी, जो होगी व्यवस्था हम लोग करेंगे। रामदयालु से पटना जाने वाली NHI सड़क जर्जर होने के साथ आधा अधूरी बनी हुई है, जबकि इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टोल टैक्स भी वसूला जाता है। इसे लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक आपराधिक मामला 20 फरवरी को CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इस मामले में NHI के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। शनिवार को CJM कोर्ट में सुनवाई के दौरान CRPC की धारा 202 के तहत पूछताछ का आदेश देते हुए CJM ने स्वयं पूछताछ करने का निर्णय लिया। सुनवाई की अगली तारीख 3/11/2021 को निर्धारित किया गया है। में गड्ढा होने और टूट जाने को लेकर के कई लोग जख्मी भी हुए और कई लोग मरते मरते बचे हैं। उसको लेकर के माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने एक आपराधिक मुकदमा NHI और परिवहन विभाग के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें IK पांडे जो DG है रोड डिपार्टमेंट के, अतनु चक्रवर्ती सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ साथ संजीव रंजन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, अमिताभ कांत SEO नीति आयोग के साथ साथ RK पांडे मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट और आशीष शर्मा मेंबर ऑफ फाइनेंस के साथ साथ कुल 11 लोगों के खिलाफ हमने यह मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें IPC की धारा 427, 323, 504, 308, 109, 120B के साथ साथ 437, 438 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण कई लोग जख्मी हुए, कई लोग घायल हुए और मरते मरते बचे हैं। बहुत ही रोड का दशा खराब है NHI का और टैक्स इन लोगों के द्वारा लिया जाता है, उसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए प्रभारी CGM श्री शैलेंद्र कुमार जी राय के द्वारा
CRPC की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया गया है। CGM स्वयं इसकी जांच करेंगे। सुनवाई की तिथि 3 नवंबर को मुकर्रर की गई है, जिसमें इससे मेरा होगा, परिवादी का इससे होगा, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मिठनपुरा निवासी अनवरी खातून ने शनिवार को SSP को घर अपने छोटे बेटे अलीम अब्बास को झूठे मुकदमे से राहत दिलाने की गुहार लगाई। अनवरी खातून ने कहा कि साजिश रचकर छोटे बेटे को फंसाया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि अनवरी खातून के पति इकबाल अहमद ने अपने छोटे बेटे अलीम अब्बास और उसके ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने का आरोप लगाया है। पत्नी अनवरी खातून ने बताया कि उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। बड़े बेटे अकील अब्बास को सौतन ने गोद ले लिया। अकील अब्बास ने जल्दसाजी कर पिता और अपनी सौतेली मां की जमीन को अपने नाम करवा लिया। जब पिता को मालूम चला तो कोर्ट के जरिए पूरे जमीन को 2 भागों में बांटकर दोनों बेटों को दे दिया। उसी के बाद से बड़ा बेटा खुन्नस खाए हुए है और छोटे बेटे को जेल भेजवाने की साजिश रचता रहता है। इसके कई साक्ष्य मौजूद है। बड़े पुत्र अकील अब्बास अपने साला डॉक्टर आबिद वगैरह एवं चचेरे भाइयों के सहयोग से झूठा जख्म बनवाकर छोटे पुत्र और उसके साला को फंसवा दिया। से सिर्फ इंसाफ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची गई हुई है, जिसके लिए आप जो भी सबूत ढूंढिए मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हमारे पास हैं जो 4-5 दिनों से धमकी दी जा रही है। इसीलिए सिर्फ हम सर से मिलने आए हैं। मेरे ये हस्बैंड के बड़े वाले भाई, उनका साला डॉक्टर मोहम्मद आबिद जो कहीं निजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ले रहे हैं, और उनका चचेरा भाई अरमान अहमद और इमरान अहमद और रिजवान अहमद से मिल करके ये साजिश रचा गया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पति और उनके मेरे भाइयों को झूठी कथित सिर्फ मतलब बहुत बुरी तरीके के साजिश में फंसाने के लिए। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि 2 बजे हमारे यहाँ पुलिस आई। वो बोली कि तुम्हारे पति और तुम्हारे 3 भाइयों पर सैयद साकिब अली, माजिद अली और वाजिद अली तीनों पर मतलब खून करने का आरोप। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग कोई एक भी जहाँ जाना है, मेरे पूरे मोहल्ले में आप लोग इसका मतलब ये करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी ऐसा वहाँ नहीं, ठीक है। और अब क्या है कि मोहम्मद असलम जो है मेरे बड़े वाले भैंसुर, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई के जो ये मिले हुए हैं, वो क्या आकर के हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड और भाइयों को तो फंसा दिए, अब तुम और उन जो माँ हैं इसमें तो क्या कहना है कि माँ को कह रहे हैं ना, वो सौतेली माँ है, उनका कोई बेटा नहीं है। और ये जो दोनों बेटे हैं वो इनके हैं, ये जो आई हैं हमारे साथ लेकर के आवेदन, उनके बेटे हैं। और क्या आश्वासन मिला है यहाँ? आश्वासन अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग सर से मिलने आए और हम लोग को पूरा यकीन है कि हम लोगों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं हैं। और दोषी को एक डॉक्टर की डिग्री को लेकर के वो झूठा घाव बना करके आप कोई नहीं जीत सकता है। हम लोगों को यही उम्मीद है SSP सर से। नाम क्या हुआ? नाम मेरा जीनत हुआ। मेरे पति अलीम अब्बास हैं जो बेगुनाह है, बेकसूर है। मेरा 3 भाई हैं, सैयद वाजिद अली, सैयद माजिद अली और सैयद साकिब अली। और वो अगर सच है अकील अब्बास, तो वो अपना नाम हाफिज़ अब्बास क्यों हर जगह बता रहे हैं? वो इस डर से हाफिज़ अब्बास बता रहे हैं कि उनके कंपनी ओरिएंट कंपनी में वो जॉब करते हैं। आप लोग कोई भी हर जगह से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं कि उनका नाम अकील अब्बास है, ठीक है। और वो भी अनवरी खातून ही के बेटे हैं जैसे अलीम अब्बास है। और इससे पहले भी यहाँ केस हो चुका है जिसमें वो लोग, उसमें भी वो लोग दोषी करार हैं और फिर हम लोग के लिए साजिश रचे हुए हैं बुरी तरीके से। और अभी भी हम लोग को यही धमकी दिया जा रहा है मोहम्मद असलम, डॉक्टर आबिद और अकील अब्बास और ये रिजवान अहमद और इमरान अहमद की तरफ से कि तुम्हारे पति और भाइयों को तो देखो कैसा साजिश, खूनी साजिश में फंसा दिए, अब तुम दोनों की बारी है, अनवरी खातून और जीनत का। तो हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हम लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग ये किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कभी भी किसी भी साजिश में फंसाया जा सकता है। इसके लिए आप लोग हमारे कहीं भी आकर के आप शिया धर्मगुरु मौलाना सबीब काजिम के खिलाफ नई बाजार के एक इमामबाड़े के मुतवल्ली मिर्जा मेहंदी अब्बास उर्फ मिंटू को पुलिस ने IT एक्ट के एक मामले में 2 साल के बाद गिरफ्तार किया। 2 साल से मिर्जा मेहंदी अब्बास को पुलिस तलाश कर रही थी, जिसे लेकर शनिवार को करबला से दबोच लिया गया। शिया धर्मगुरु मोहम्मद सबीब काजिम ने कहा कि जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। उनकी छवि को खराब करने के लिए मिर्जा मेहंदी अब्बास ने इस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से कुछ तस्वीरें वायरल कर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया था।
जिसे लेकर उनके एक समर्थक ने इस मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसे लेकर मिर्जा मेहंदी अब्बास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कहना है कि कल वैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था करबला पे, जिसमें निसारुद्दीन छोटे जो ख़ुद को वक्फ बोर्ड का प्रवक्ता बताते हैं और बहुत सा आरोप लगाया हमारे ऊपर बेबुनियाद, अपने वक्फ बोर्ड के आकाओं को जो अरबों रुपए की ज़मीन शहर से ख़त्म हो रही है, वक्फ बोर्ड भूमाफियों के साथ मिलकर बेच रहा है, तो उनको हम लोग बचा रहे हैं, उस ज़मीन को बचा रहे हैं। तो हम लोग को में जनता में भ्रम फैलाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहा था कि हम भूमाफिया हैं, गुंडों को जमा करते हो फला फला। हमें इतना ही कहना है कि कल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे एक शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम मिर्ज़ा मेहंदी अब्बास है, और ये इस आदमी ने तना हमारे ऊपर 48 में से 20 केस किया है वक्फ बोर्ड के इशारे के ऊपर, ताकि हम डर के बैठ जाएं और ये लोग सब ज़मीन बेचते रहें। इस आदमी ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लड़का बाहर निकला, पुलिस ने वहीं पर अरेस्ट किया। ये वो लड़का है, ये वो शख्स है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने में इसके ऊपर एफआईआर था, औरतों पे गलत टिप्पणी करने में, फेसबुक पे गलत बात फैलाने में, ठगी में इसके ऊपर केस है, और ख़ुद निसारुद्दीन छोटे जो कल इंटरव्यू दे रहे हैं उनका वो इसके साथ ठगी के केस में है, और निसारुद्दीन छोटे जो वक्फ बोर्ड का प्रवक्ता बताते हैं उनके ऊपर ख़ुद 12-15 केस है, बुथ कैप्चरिंग का, लूट का, धोखाधड़ी का। तो जैसे ये इंटरव्यू दे के निकला, पुलिस ने वहाँ पर उसका अरेस्ट किया और आज कल उसे जेल भेज दिया है। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जनता साथ है, जनता सब कुछ समझ रही है, कोई यहाँ मंगल ग्रह से नहीं आया है, लेकिन ईश्वर ने कितनी बड़ी सीख दी है लोगों को। देखो ये झूठ बोल के निकला, वहीं पे उसी वक्त अरेस्ट हुआ। इसके पहले भूमाफियाओं ने, कुछ लोगों ने कहा था मौलाना के घर से गोली चली, उन्हीं लोगों के घर से रिवॉल्वर पकड़ा गया। ये बोल रहा है कि मौलाना गुंडों को जमा करते हैं, भाई भूमाफियाओं को। ये जहाँ पर इंटरव्यू दे रहा है उसका यही भूमाफिया बैठा हुआ है, गुंडा बैठा हुआ है, जो खुद निसारुद्दीन छोटे उसके साथ कई केस में है, बाहर निकला वो पकड़ा गया। बैंक का लोन नहीं चुकाने पर शनिवार को केनरा बैंक के द्वारा मिठनपुरा थाना के रामबाग रंगोली गली निवासी सराफा कारोबारी अमरनाथ का मकान बैंक कर्मियों ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में सीज कर लिया। इस दौरान बैंक के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। बैंक कर्मियों ने बताया कि अमरनाथ 2017 में 17 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था। बार बार नोटिस करने के बावजूद भी अमरनाथ ने लोन चुकता नहीं किया, जिस कारण बैंक ने अमरनाथ का मकान सीज कर लिया है। इधर अमरनाथ ने बताया कि कोरोना काल होने की वजह से बिजनेस में काफी लॉस हुई है, इस कारण से लोन नहीं चुका पाए। 17 रुपये लिए थे लोन। कितना? 17 लाख रुपए। अच्छा, कौन सा लिए? हाँ, बिजनेस करने के लिए लिए थे। कब लिए थे? 17 या 18 में लिए थे। बिजनेस थोड़ा सा चला भी, थोड़ा डगमगा गया। हम पैसा देने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं बैंक आइए डीएम साहब का आदेश है। कब लिए थे लोन? 17 में? 17 या 18 में बात करते। मकान बेच दिया गया? बेच नहीं दिया, हमको जानकारी नहीं बेचती कुछ। क्या ये लोग क्या बता रहे हैं? ये लोग तो कुछ बगला रहे हैं हमको, सही बात नहीं बता रहे हैं। कब नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया पता नहीं चला हमको। तो पैसा क्यों नहीं सदा? कोरोना काल के वजह से? कोरोना काल की वजह से नहीं सद पाए। हम देने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। मामला है कि ये मतलब जो केनरा बैंक मतलब जो इनका ये संपत्ति अधिग्रहण कर रही है, जिसमें हमको मतलब जो मजिस्ट्रेट बनाया गया है, और ये सरफेसी एक्ट 2002 के अनुसार मतलब जो अधिग्रहित हो रहा है, उसमें विधि व्यवस्था संधारण हेतु मतलब जो हम उपस्थित है यहाँ। इसी प्रकार काम है। और मामला क्या था, कब लोन लिए? नहीं, ये सब तो हमको अभी मतलब जो जानकारी नहीं। मकान किनका है? मकान भी अमरनाथ सराफ। अमरनाथ सराफ का है। क्या स्थिति है? सब सील किया जा रहा है? हाँ, अभी सील अभी तो मतलब जो मकान खाली करवाया जा रहा है, सील कराया जाएगा। वेतन में बढ़ोतरी। 10 वर्षों से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अस्थायी करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने शनिवार को पानी टंकी चौक स्थित अंचल कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में झाड़ू लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव से वार्ता होने के बाद भी पत्र जारी नहीं किया गया। अगर 7 सितंबर से पहले मांग नहीं मानी गई तो उसके बाद शहर के सफाई कार्य को ठप कर दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों को 12 सूत्री मांग है
पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों का, जिस पर कल प्रधान सचिव महोदय से मेरी वार्ता भी हुई। वार्ता सब सफल रहा, लेकिन उनके मन में कलई रहा जब कहा गया कि चिट्ठी दीजिए इसका वार्ता का सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुआ। जब चिट्ठी मांगा गया तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो हम लोगों ने फिर आकर पटना में बैठक किया अपने संयुक्त मोर्चा का, तो हम लोग समय नहीं देंगे। जब वार्ता हो गई है तो हमको चिट्ठी दीजिए, और नहीं तो मेरा 7 तारीख से पूरे बिहार पटना सहित काम का चक्का जाम रहेगा, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। ये गरीब मजदूर दलित का शोषण कर रहे हैं। इधर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दलित के लिए कुछ कर रहे हैं, तो नगर निकाय में काम करने वाले 80% दलित मजदूर हैं, जिनका हकमारी हो रहा है। ये वो गंदगी फैलाते हैं, ये सफाई करते हैं, वो पैखाना करते हैं, ये सफाई करते हैं, वो थूक फेंकते हैं, ये सफाई करते हैं। फिर इनका पेट इस सुशासन के राज में नहीं भर रहा है। ये भूखमरी के कगार पर है। खाएं क्या, अपने बच्चे को पढ़ावें क्या? सरकार कहती है कि बच्चे को शिक्षित कीजिए, पेट इनका भर नहीं रहा है, बच्चे को शिक्षित क्या करेंगे? इसी के क्रम में आज मेरा हर एक कार्यस्थल पर प्रदर्शन पूरे बिहार में है, और इसके बाद हम लोग 6 तारीख को मेरा हड़ताल जुलूस है, नगर निगम से 2 बजे निकलेगा और शहर मार्च करेगा, और 7 तारीख से काम का चक्का जाम करेंगे। अगर इसके बीच जो हमारा वार्ता हुआ है, वार्ता संतुष्ट तौर से हुआ है, अगर वार्ता का चिट्ठी मिल जाता है तभी हम हड़ताल से लौटेंगे। यही मेरा कार्यक्रम। 1 अप्रैल 2021 से शिक्षक के मूल वेतन का 15% वृद्धि करने के सरकारी निर्णय को अविलंब लागू करने, विगत 2 महीनों का बकाया वेतन का भुगतान अविलंब करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में शिक्षकों ने समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। मांग हम लोग का 10 सूत्री मांग है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप कुमार पप्पू जी के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम लोगों का मांग, पहला मांग है 1 अप्रैल 2021 से शिक्षक के मूल वेतन का 15% वृद्धि करने के सरकारी निर्णय को अविलंब लागू किया जाए। दूसरा है विगत 2 महीनों का बकाया वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए। तीसरा है नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए। चौथा है शिक्षकों के अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए तथा पुरुष शिक्षकों को भी पारस्परिक स्थानांतरण के बदले ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। 10 सूत्री मांग है, और मुख्य रूप से हम लोग का ये मांग है प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में क्रमशः प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगाते हुए इन पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति से भरा जाए, जो पहले से होता आ रहा है। और 1 अप्रैल 2021 से जो सरकार द्वारा 29 अगस्त 2020 को ही अधिसूचना जारी है, अधिसूचना जारी कर दिया गया सरकार के तरफ से, उसको लागू करने की हम लोग मांग बिहार सरकार से करते हैं। नहीं होता है तो आगे हम लोग फिर चरणबद्ध तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में फिर आंदोलन का नया रूपरेखा तैयार होगा। जिला के मीनापुर प्रखंड के घुसौत पंचायत के वार्ड संख्या 7 में नल जल योजना में लागत से दुगुना राशि का प्राक्कलन बनाकर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव एवं इंजीनियर मीनापुर द्वारा 50% राशि का बंदरबांट करने और अभी तक नल से जल नहीं आने एवं धांधली किए जाने को लेकर शनिवार को वार्ड संख्या 7 के निवासी राकेश कुमार सहनी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप घोटाले का जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने का मांग किया। सीएम साहब को एक ज्ञापन दिए है कि हमारा घसौत पंचायत जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में नल जल का कार्य नहीं हुआ है। वहाँ से 20 लाख रुपया निकासी कर लिया गया हुआ है ना। और हमारा वार्ड नंबर 7 जो है, वहाँ पे महादलित की जनसंख्या ज़्यादा है और सरकार का नियमानुसार वो वार्ड को सबसे पहले काम करना था, लेकिन 5 साल बीत गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे नल जल का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ का लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पैसा यहाँ गमन कर लिया गया है, लूट खसोट कर लिया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रखंड का जो इंजीनियर साहब है, वो इस्टीमेट जो बनाए हुए हैं वो प्राक्कलन राशि से दुगुना राशि का बना लिए हुए हैं,
लागत से, है ना। इसको सभी लोग मिल करके बंदर बांट कर लिए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि सबसे पहले उस पर निष्पक्ष ढंग से जांच हो और जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई हो, और इसके साथ ही हम लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाई जाए। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार, प्राचार्य सुबोध कुमार सहित तमाम शिक्षक एवं छात्रों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। प्राचार्य सहित अन्य विद्वत जनों ने देश के विकास में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। 10वीं की छात्रा सुरभि और 9वीं की प्रियांशी कुमारी ने शिक्षकों को महानता पर प्रकाश डालते हुए शानदार भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच मिठाइयां बांटी गई। शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ उपहार भी प्रदान किए गए। मैं प्रगति में संत जोसेफ स्कूल में पढ़ती हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षक दिवस है और इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये उन शिक्षकों के लिए हैं जो अपना पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर देते हैं। आज ये शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। तभी भी उन सभी क्षेत्रों में भी शिक्षक का होना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जाने के लिए गाइड करते हैं। I would express some importance of teachers in our life. Teachers play an important role in our life. Teachers makes our life very easily and happily. Especially in this school, every teacher give their best teaching skills. We have to need teacher in every step of student life. मैं अपने शिक्षकों से यही चाहती हूँ कि वो शिक्षक का वो विद्यार्थी को केवल शिक्षा ही ना दे, बल्कि उसके और भी सर्वोत्तम प्रतिभा को निखारे। और मैं उनसे यही चाहूँगी कि वे सभी विद्यार्थी को सम्मान भाव से देखें, किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और साथ ही मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे 10 साल के सफ़र में मेरा साथ दिया और मुझे इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान की। धन्यवाद। शिक्षक वो होता है जो समाज और देश को नई दिशा प्रदान करता है। देश को एक योग्य नागरिक और ईमानदार व्यक्ति शिक्षक ही प्रदान करते हैं। शिक्षक ही एक व्यक्ति को योग्य और ईमानदार बनाते हैं, और तभी देश विकास करता है। इसलिए देश के विकास में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। शिक्षक का उद्देश्य देश को एक योग्य नागरिक प्रदान करना होता है। यह बहुत ही धार्मिक कार्य के समान है, जैसे यह बहुत ही पुण्य कार्य के समान है। आज टीचर्स डे है और हम टीचर्स के लिए एक कॉमेमोरेबल डे है, और इस दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हम आज के दिन टीचर्स से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अपनी ईमानदारी को, अपने स्वच्छता को, अपने संस्कार को नन्हे बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे बच्चों को देश के कर्णधार बनने के लिए प्रोत्साहन करें। आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस क्यों, किनकी याद में मनाई जाती है, यह सर्वविदित है। फिर भी हम अपने देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के लिए जो किया और उनकी जो इच्छा थी उसका सम्मान करते हैं। उनका कहना था कि मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के रूप में जाना जाऊं तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी। हम उन्हीं को याद करते हुए शिक्षक दिवस मनाते हैं, और आज मैं
अपने सारे गुरुओं को, जिन्होंने भी मेरे जीवन में जो कुछ भी सिखाया या जिनसे मैंने कुछ भी सीखा, उन सबों को सादर नमन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं सारे शिक्षक समाज को, अपने कलीग्स को शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जीवन सफल हो। उनके जीवन का जो उद्देश्य है बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, अभिभावक के प्रति, देश के प्रति और आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व के प्रति, उसको वह तन्मयता से पूरा करें। समाज हमसे जो अपेक्षा रखता है उस अपेक्षा पर खरा उतरे। कहने को हम कहते हैं कि समाज में शिक्षकों का सम्मान घट रहा है, ऐसा नहीं है। एक दो घटना देखकर हमको विचलित नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रयास करते हैं, हम बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं और अगर यह दृष्टिगोचर होता है तो समाज निश्चित रूप से हमारा सम्मान करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनाए जाने संबंधित दिशा निर्देश का स्वागत करते हुए शनिवार को नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक भवन पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 2 लाख गौभक्त मुजफ्फरवासियों के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदित्य परिषद, नागरिक मोर्चा और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि प्रमाण पत्र देने के लिए दिल्ली जाएंगे। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, संरक्षक एवं गांधीवादी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अंजनी कुमार पाठक, अधिवक्ता मुन्ना चौधरी सहित दर्जनों लोग श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया भारत सरकार को कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, भारतीय संस्कृति का अंग माना जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज फिर हम लोग उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से तीनों संगठन का यहाँ बैठक का आयोजन हुआ है शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में कि आगामी 10 सितंबर जो गणेश चतुर्दशी है और उसी के आसपास जो गौ हत्या बंदी के लिए आजीवन सत्याग्रह करते करते उनका निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, संत विनोबा भावे, उनका भी जयंती लगभग उसी समय होगा। तो उसी शुभ अवसर पर हम लोग उसी दिन से पूरे मुजफ्फरपुर जिला में गांव से शहर तक सभी मठ मंदिरों में, सभी गणेश पूजा के पंडालों में, माता दुर्गा माता के पूजा पंडालों में, चौक चौराहों पर हम लोग एकत्रित होकर के स्टॉल लगा करके उसका प्रिंट हम लोग करवा रहे हैं हस्ताक्षर। शनिवार को महाराजी पोखर पर वार्ड 38 की पार्षद शबाना परवीन और पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लगभग 40 गरीब परिवारों के बीच गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ लेने के बाद गरीबों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखी। जो लोग वर्षों से चूल्हा पर खाना बना रहे थे, अब वह गैस पर खाना बनाकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी ने बताया कि जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है, वह लोग फॉर्म भरकर उज्ज्वला योजना का लाभ उठा सकते हैं। आज जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर के साथ आज शिविर लगाकर पार्षद ऑफिस में सबको दिया जा रहा है। और जितने जो बचे हुए परिवार हैं जिनको आज नहीं मिल पाया है, तो उनका भी आवेदन भर दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि 38 के अलावा अगल बगल के जो भी वार्ड हैं उनमें वो परिवार जिनको अभी तक गैस सिलेंडर नहीं मिला है, वो लकड़ी पर खाना पका रहे हैं, तो वो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेकर हमारे ऑफिस में आ जाएं। मैं उनका निःशुल्क जो है फिर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम करूंगा। और अपने वार्ड का जो मेरा टारगेट है कि दिसंबर से पूर्व वैसे कोई भी परिवार हमारे वार्ड में नहीं रहे,
जिनके पास सिलेंडर और गैस ये सब नहीं हो। बीबीगंज गोविंदपुरी स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के मंदिर में शनिवार को धूमधाम से बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर की ओर से सुबह महेश भगत बाबा को गेरुआ अर्पण कर मेवा मिष्ठान और मौसमी फलों का भोग लगाया गया। इसके बाद सारे दिन श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने आते रहे। मंदिर कमेटी के सदस्य विकास गुप्ता ने बताया कि कानू समाज के कुल देवता की पूजा के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं। 2 वर्षों के बाद मंदिर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के कारण पिछले वर्ष यह पूजा आयोजित नहीं थी। भीड़भाड़ को देखते हुए बीबीगंज गुमटी से NH तक जाने वाले रास्ते को सुबह से शाम तक के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर में पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति मंदिर परिसर में मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने जमकर खरीदारी की। आज का आयोजन जी, आज का आयोजन है हमारे समाज के कुल देवता बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का आज जन्मोत्सव है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय कानून संघ की जितनी भी टीम है, सारी टीम बीबीगंज गोविंदपुरी मोहल्ले में हम लोग भव्य भंडारा एवं मेले का आयोजन करते हैं। साथ ही साथ सकड़ा बरियापुर में भी हम लोग मेले एवं भंडारे का आयोजन करते हैं और इसको हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। साथ ही साथ इस मेले में, इस भंडारे में यहाँ पे पूजा करने के लिए बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की पूजा करने के लिए हमारे समाज से लाखों लोग उपस्थित होते हैं, बीबीगंज में भी और सकड़ा में भी। इस अवसर पर सभी श्रद्धालु लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होकर बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की पूजा करने के दौरान गिरवा भी चढ़ाते हैं, उनको गिरवा चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं, पूजा करके और भंडारे का लुत्फ उठाते हैं। हमारे समाज की लगभग आबादी पूरे बिहार में 8% की आबादी है। लगभग 84 लाख की आबादी का मुआयना किया गया है। ये इथनोग्राफी रिपोर्ट के हिसाब से है और हमारे समाज के जितने भी ये भगवान का बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का पूजा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ करते हैं। हक तक ताकत है और जो भी हक के साथ होता है वो परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं। इंसान को चाहिए कि वक्त कैसा भी हो, हक और सच का साथ ना छोड़े, क्योंकि सच्चाई और हक के साथ रहने वाले इस दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी उनके लिए बेशुमार ने किया है। ये बातें खतीबुल मौदत असद यावर ने इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर अंजुमने जफारिया की ओर से चंदवाड़ा के दर्जी टोला में आयोजित मजलिस को खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में बातिल ताकतें तरह तरह का प्रलोभन देकर सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम सबको गुमराही से बचकर अपने अमाल की सुरक्षा करनी है और जो लोग भी हक के मुकाबले में आते हैं उनको बेइज्जत होना पड़ता है। इस मौके पर सोजखानी जाफर अब्बास ने की, जबकि पेशखानी मुबारक जलालपुरी, अकील हैदर शहंशाह, वारिस हुसैन गुल्लू, फुल बाबू ने की, जबकि नौहा खानी अंजुमने हाशमिया रजिस्टर्ड हसन चकबंगड़ा, अंजुमने दुआए जहरा कुलुआ, मुबारक जलालपुरी आदि ने पेश किया। चंदवाड़ा मैं इस सिलसिले में पहुंचा हूं कि तकरीबन आज से 1400 साल पहले एक वाक़या करबला में नमूदार हुआ, जिसको रसूल के नवासे जिनका नामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उन्होंने अपने 72 साथियों समेत इंसानियत और उस वक्त के बादशाह जालिम बादशाह और उसकी हैवानियत को ख़त्म करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हुसैन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कूफे आए, लेकिन कूफे में उन्हें रहना नहीं नसीब हुआ। धोखे से यजीद का एक सिपाही लश्कर को धोखा देके एक मैदान में लेके पहुंचा, जिसे ज़मीन करबला कहते हैं। ज़मीन करबला पे 2 मुहर्रम को यह काफ़िला पहुंचा और 3 मुहर्रम आई, 4 मुहर्रम आई। इस तरह होते होते सन 60 हिजरी का भी वाक़या है, होते होते 7वीं 8वीं मुहर्रम आ गई और 7 मुहर्रम से अहले हरम पे पानी बंद कर दिया गया। एक तरफ बादशाह सारी दुनिया को इकट्ठा किए हुए था, जालिम बादशाह, और ये कहलवा रहा था कि हुसैन बैत कर लो। मौला ने कहा नहीं, बैत नहीं करूँगा, सिर्फ है तो परवरदिगार है, और अगर तुम इंसानियत के दायरे में हो तो मैं तुम्हारी बैत कर सकता हूँ, अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ हो तो मैं बैत नहीं कर सकता। बहरहाल जालिम ने बड़ा जुल्म ढाया
उनके 72 साथियों को बड़ी बेदर्दी से करबला में कत्ल करवा दिया और कर दिया। उसके बाद उनकी बहनों को बेरेदा फिराया और उनका एक बीमार बेटा था जो रोज़े आशूरा बीमार हो गया था और उससे जहाज़ साकित हुआ और वही बेटा अपने बाबा की शहादत को लेकर के करबला से कूफा और कूफे से शाम और शाम में तकरीबन ये काफ़िला 1 साल जालिम ने कैद रखा। उसके बाद एक इनकलाब पैदा हुआ। उस इनकलाब में ये हुआ, यजीद ने एक मंसूबा बनाया कि अब तो मेरी हुकूमत दुनिया से ही जाने वाली है। तो बातिल हुकूमत ने, काफिर हुकूमत ने मंसूबा बनाया कि अब इनको कैद खाने से रिहा कर दिया जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।